Welcome to your SST class, dear students. Today we are going to read the next lesson of history, chapter number 8, that is the women and reform. यानी कि जो women थी उनसे रिलेटेड क्या बुरी बातें या बुरे रिवाज हुआ करते थे और जिनका सुधार किया गया. Okay, so let's start to read. Mainly we focus on the topics women's question, women's reforms and women's education. तो एजुकेशन भी नहीं दी जाती थी वीमेंस को, तो इन सब के लिए कुछ एफर्ट्स किए गए और इसके बाद जाकर वीमेंस को एजुकेशन का राइट मिला. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं. सो लेट्स सी. यस, लेट्स स्टार्ट. द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द 19th century India was characterized by the misery and oppressiveness. कहते हैं कि जो कंडीशन थी 19th सेंचुरी में वीमेन की, वो किसके द्वारा करेक्टराइज की जा सकती है या उसकी क्या विशेषता बताई जा सकती है कि उस टाइम वीमेन जो थी बड़े ही दुखी हालत में और बड़े ही ओप्रेसिव, मतलब उन पे बड़ा ही दबाव रखा जाता था, जुल्म किए जाते थे. अपर कास्ट वुमेन इन द हिंदू सोसाइटी वर रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड द हाउस होल्ड. जो ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे या अपर कास्ट के लोग थे तो वहाँ पर जो विमेन थी उनको कोई अच्छी आज़ादी मिली हुई थी. नहीं, जो अपर कास्ट की विमेन थी उनको घरों के अंदर ही बंद रहने की रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, यानी कि उनको घर के बाहर जाने की मनाही थी. तो घर के अंदर एक तरह से कैदी की तरह ही रहती थी वो. The case was similar for the Muslim women who had to follow the पर्दा system. और ऐसा ही सेम मुस्लिम वुमेन के साथ होता था जो पर्दा सिस्टम को फॉलो करती थी, मतलब हमेशा अपना मुंह ढक के पर्दे में रहा करती थी. The restriction was less rigid for women belonging to the lower caste and poor families who had to go out. तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ हद तक जो ये सिस्टम था या ये रुकावटें थी घर में बंदी बन के रहने वाली, ये कुछ कम थी या कुछ कम कठोर थी. किन के लिए? उन वुमेन के लिए जो लोअर कास्ट से बिलोंग किया करती थी या पुअर फैमिली से बिलोंग किया करती थी. ऐसा क्यों था? बिकॉज हु हैड टू गो आउट एंड मेक एन अर्निंग. क्योंकि उन्हें घर के बाहर जाना पड़ता था कमाने के लिए. कमाई का साधन नहीं था, गरीब थे, तो इसीलिए उनको घर के बाहर जाना पड़ता था. अदरवाइज जो अपर कास्ट या मुस्लिम लेडीज़ थी उनको सिर्फ घर में कैदी की तरह ही रहना होता था, उनको घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी. बीइंग सबॉर्डिनेटेड बाय मेन, वुमेन कुड इनहेरिट ओनली हाफ एज मच प्रॉपर्टी एज ए मैन कुड. तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो जो हमारा समाज था वो मैन डोमिनेटेड समाज था, ठीक है, यानी कि जो मैन था उसको सारा राइट मिलता था और जो विमेन थी वो मैन के लिए सबॉर्डिनेट, मतलब एक सहायक की तरह हुआ करती थी. तो इसके अलावा कहते वो मैन की सबॉर्डिनेट होने के साथ साथ सिर्फ जो प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी में लगभग आधे से भी कम का, लगा लो लगभग आधे से भी कम का जो हिस्सा था उनका उन्हें मिलता था. लेकिन वो भी सारा का सारा किसके लिए? वो मैन के नाम कर दिया करती थी. फिर से बता रही हूँ आपको कि मैन की सबॉर्डिनेटेड होने के साथ साथ, यानी कि उसके साथी होने के साथ साथ जो मैन था उससे काफ़ी कम प्रॉपर्टी की हिस्सेदार विमेन हुआ करती थी. At this time, education was out of reach for many women. और ऐसे टाइम में एजुकेशन तो विमेन के लिए बहुत ही दूर की बात थी, मतलब उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी. The existence of practices like sati restriction on widow remarriage, child marriage, polygamy
etc. reflects the condition of women in the Indian society. इसके अलावा इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कुछ ऐसी इविल्स थी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती थी, मतलब धर्म के नाम पे कुछ ऐसे काम किए जाते थे जिनको समाज में मान्यता मिली हुई थी। जैसे एक तो सती प्रथा। सती होता है कि जिसमें मतलब लेडीज़ को अपने डेड हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाता था। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो रीमैरिज। दूसरी प्रैक्टिस क्या होती थी, जो विडो होती थी मतलब विधवा औरत, उसको दोबारा मैरिज करने का हक नहीं होता था। एंड चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटी एज में मतलब मैरिज कर दी जाती थी। एंड पोलीगैमी एक्सेट्रा। और पोलीगैमी यानी कि विमेन का किसी भी टाइप का हक ना होना, ठीक है, किसी भी प्रकार का हक ना होना, ना पूंजी में उनका हक होना और ना ही किसी और काम में उनको अधिकार मिलना। तो इन सब की वजह से जो विमेन की कंडीशन थी वो बहुत बैड थी इंडियन सोसाइटी में, ये हम आराम से देख सकते हैं। बीइंग डिनाइड एजुकेशन, दे could not improve their own condition and were stuck doing household works, remaining as wives and mothers. कहते कि उनसे एजुकेशन तो छीनी ही जा रही थी, इसके अलावा वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव भी नहीं कर सकती थी और उन घर के काम भी उनको ज़बरदस्ती करने पड़ते थे सारे, और वो घर पे सिर्फ एक मदर और वाइफ की ज़िंदगी ही जिया करती थी। इसके अलावा उन्हें कोई राइट नहीं दिए जाते थे, घर के फैसलों में कोई काम नहीं किया जाता था। और हाँ, एक पीछे हम पढ़ चुके हैं पॉलीगैमी, जिसमें बताया गया था कि जो आदमी था, आदमी को एक से ज़्यादा औरतों से शादी करने का अधिकार होता था, ठीक है। तो मतलब औरत जो थी वो अपने हक भी दूसरों के साथ उसको बांटने पड़ते थे, ठीक है। तो एजुकेशन नहीं मिलती थी, छोटी एज में मैरिज हो जाती थी, सती कर दिया जाता था, विडो को रीमैरिज करने के लिए मनाही थी, पोलीगैमी थी। तो ऐसे में एजुकेशन तो बहुत दूर थी उनके लिए, वो अपनी कंडीशन को इम्प्रूव भी नहीं कर सकती थी। मतलब जो धर्म के नाम पे उनके साथ होता था वो उसको रोक भी नहीं सकती थी और ना ही उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती थी। वो सिर्फ एक वाइफ और मदर की ज़िंदगी जिया करती थी, पूरी ज़िंदगी घर का काम करने में ही बिता दिया करती थी। नाउ द विमेंस क्वेश्चन। द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन produced a group of Indians who saw the need for a social reform. कहते कि जब हमारे इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन आई, जो हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि लॉर्ड मैकाले और चार्ल्स वुड जो है वो लेकर के आए, तो उनके एफर्ट से जब वेस्टर्न एजुकेशन आई तो वेदों में भी हमने पढ़ा कि वेदों के टाइम में जो वेदों की शिक्षा थी वो सिर्फ लड़कों को दी जाती थी, गुरुकुल में दी जाती थी, जहाँ पे लड़कियों को जाने का अधिकार नहीं होता था। तो जब वेस्टर्न एजुकेशन आई उस टाइम पे जो इंडियंस थे उन्होंने उसके अंदर कुछ बातें पढ़ी, जैसे साइंस के बारे में जाना, लिबर्टी के बारे में जाना, फ्रीडम के बारे में जाना, तो कुछ इक्वलिटी के बारे में जाना। जब ये सारी बातें उन्होंने फॉरेन कंट्री से आए हुए लोगों से सीखी, उनके एजुकेशन से सीखी, तो उन इंडियंस को लगा कि हमारे देश में भी सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, मतलब सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है। दे रियलाइज्ड दैट फॉर ए पॉलिटिकल रिफॉर्म टू कम अबाउट इन इंडिया, उन्होंने महसूस किया कि एक राजनीतिक चेंज भी होना चाहिए इंडिया में, सोशल रिफॉर्म भी होना चाहिए। देयर was a need to eradicate superstitions and the backward practices that were prevailing in the society, और पॉलिटिकल चेंज भी होना चाहिए और इसके साथ साथ जो समाज में फैले हुए कुछ सुपरस्टिशन, कुछ अंधविश्वासी बातें थी धर्म के नाम पर, और जो फिर बैकवर्ड प्रैक्टिसेस की जाती थी, मतलब जो इस तरीके की नीतियाँ अपनाई जाती थी, उन सब में सुधार करने की ज़रूरत थी जो उस वक्त सोसाइटी में
प्रवेल कर रही थी या फैली हुई थी। Thus they tried to reform the caste system and to bring about an end to practices including sati। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कास्ट सिस्टम में सुधार किया। आपको पता है कि वैदिक काल में हमारा जो इंडियन सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। किसके नाम पर? कास्ट के नाम पर। हालांकि ये कास्ट बनी कैसे थी? ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में ये जो कास्ट, बाद में जो ऑक्यूपेशन था वो ऑक्यूपेशन न रह के उनकी कास्ट बन गई। तो 4 टाइप की कास्ट थी जो आपको हर बार आप पढ़ते हैं आपको याद होगा, जिसमें फर्स्ट लेवल पर ब्राह्मण थे, सेकंड लेवल पर क्षत्रिय, देन वैश्य एंड देन फाइनली शूद्र थे। तो शूद्र को क्या कहा जाता था? अनटचेबल्स कहा जाता था, मतलब अछूत कहा जाता था। तो सबसे पहले जो रिफॉर्मर्स थे इन्होंने शुरुआत कहाँ से की? कास्ट सिस्टम के, जो कास्ट का जो सिस्टम था उसमें सुधार करने की कोशिश की, और जो सबसे बड़ी एक बुरी प्रथा थी औरतों को जिंदा जलाने की, सती प्रथा, उसको दूर करने की कोशिश की। तो यहीं से इन्होंने शुरुआत की। तो देखिए सबसे पहले है द बर्निंग इशू ऑफ सती। Sati is the practice of burning a widow on the funeral pyre of her dead husband। तो कहते हैं कि जो सती थी वो क्या थी? एक ऐसी प्रैक्टिस थी जिसमें एक औरत को उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जिंदा जला दिया जाता था। It had been practiced by the Hindus in India for a long time। और ये हमारे इंडिया में हिंदू धर्म में बहुत लंबे टाइम से एक प्रथा चलती आ रही थी। Many medieval writings left by foreign travelers mention the practice in their works। कहते कि इसका जिक्र जो है मेडाइवल पीरियड था, अंग्रेज़ों के आने से भी पहले का पीरियड, जब मुसलमान हुआ करते थे हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि मुग़ल, ठीक है। तो उनके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? मेडाइवल कहा जाता है। तो उस मेडाइवल पीरियड में भी जो बहुत सारे फॉरेनर ट्रैवलर आए थे, विदेशी लोग आए थे, उन्होंने इंडिया के अंदर सती प्रथा का जिक्र किया है, ऐसी प्रैक्टिस इसके बारे में जिक्र किया है। द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज बिलीव्ड दैट द सेक्रीफाइस वुड गारंटी अ प्लेस इन हेवन फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। कहते कि ऑर्थोडॉक्स, एक जो हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार कह सकते हैं, या हिंदू धर्म की जो पुराण की कथाएं थी, उनके अनुसार हिंदू लोग ये मानते थे कि यदि औरत को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता है, उनको सेक्रीफाइस किया जाता है, उसका बलिदान लिया जाता है, तो इससे एक तो उसके मरने वाले पति को भी, औरत को भी स्वर्ग में जगह मिलती थी, और उनकी फैमिली को भी आगे स्वर्ग में जगह मिलती थी। तो ऐसा अंधविश्वास था जिसकी वजह से ऐसा किया जाता था। दो supposed to be voluntary, there actually were many cases in which women were forced or drugged। तो डियर स्टूडेंट्स, कहते कि उसमें जो वॉलंटियर थे, वॉलंटियर मतलब जो आगूकार लोग थे, ठीक है, जो इस प्रथा को बड़े उससे निश्चय से मानते थे, या फिर जो मतलब घर के बड़े हुआ करते थे, आप ये मान लो। तो जो वॉलंटरी होते थे वो कई केसेस में तो जब वुमेन मना कर देती थी मरने के लिए, तो उसको ज़बरदस्ती के खींच के आग में धकेल दिया जाता था। मतलब मना करने पर भी उसे जिंदा रहने का हक नहीं दिया जाता था। तो जो वॉलंटियर थे वो ऐसा भी करते थे। द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स इनिशियली मेड some half-hearted efforts to bring about an end of this practice। तो कहते हैं जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स आए, तो उन्होंने सबसे पहले इसके लिए एक कानून बनाया कि इस जो ये दिल दहला देने वाली जो ये घटना है, इसको बंद किया जाना चाहिए। तो इसे बंद करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स स्टार्ट किए। दे कंसीडर्ड इट
and extremely barbarous and the Christian missionaries too preached against this practice। तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रैक्टिस को क्या बताया, बहुत ही बारबरस बताया, मतलब बड़ा ही, एक कहते हैं ना कि क्रूर बताया, ठीक है, बड़ा ही बुरा बताया इस प्रैक्टिस को। और जो क्रिश्चियन मिशनरी मतलब जो ईसाई लोग थे, ठीक है, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रचार किया। उन्होंने खुद, जो ईसाई धर्म के लोग हमारे इंडिया में आ गए थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे, उन्होंने खुद इस बात का विरोध किया। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी यूज्ड द एंशियंट इंडियन शास्त्रा टू जस्टिफाई द सती सिस्टम। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के लोग थे, हिंदू ऑर्थोडॉक्सी यानी कि जो पुराणों को मानने वाले थे, वो क्या करते थे, वो ये कहते थे कि नहीं, ये सती का जो सिस्टम है पुरानी परंपरा है हमारी और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसा करना चाहिए, तो इसीलिए हम ये कई सदियों से करते चले आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी सिर्फ एफर्ट्स चल रहे हैं, आगे देखिए एंड कब होता है सती सिस्टम का। राजा राम मोहन रॉय एंड सती, वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, राजा राम मोहन रॉय was himself a ब्राह्मण फ्रॉम बंगाल। तो राजा राम मोहन राय कौन थे, बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार से थे और वो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। ही एडवोकेटेड अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड कास्ट ऑपरेशन एंड इज फेमस फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो कहते हैं कि उसने सबसे पहले इस बुरी प्रथा के लिए और कास्ट सिस्टम के लिए, कास्ट के नाम पे जो दबाव डाला जाता है या जुल्म किया जाता है, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई और वो फेमस हो गया क्योंकि उसने सती का अंत करवा दिया। अब उसकी बात तो उसी के ब्राह्मण मानेंगे और तो किसी की मानते भी ना, ठीक है, तो वो बंदा इसीलिए फेमस हो गया कि वो सती का एंड करवाने में सफल हो गया। उसने जितनी भी समाज की बुराइयां थी उन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। In his journal, Sambada Kumodi, he launched a campaign against Sati, arguing that the practice was put in place। तो डियर स्टूडेंट, बताया गया है उसकी एक रचना थी, उसके एक जर्नल में लिखा गया था जिसका नाम था सांबदा कौमुदी, ठीक है। उसमें उसने एक कंपेरिजन चलाया, एक अभियान चलाया जिसमें सती के बारे में बहुत सारे आर्गूमेंट दिए, ठीक है, और उसके बारे में बहुत कुछ कहा। एंड द प्रैक्टिस वाज पुट इन प्लेस सो दैट विडोज डू नॉट इनहेरिट देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसने ये भी कहा कि जो विडो है, सती को तो उसने दूर करवाया ही था, सती के खिलाफ तो आर्ग्यूमेंट किया ही था, साथ में ये भी कहा था कि अगर एक औरत का पति मर जाता है तो औरत अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर क्यों राज नहीं कर सकती, उसे क्यों मरना होता है। उसने इस बात की क्वेश्चनिंग की। तो ऊपर जो थी वो आपको उसकी पिक दिखाई गई है। फॉर दिस ही फेस्ड अ लॉट ऑफ ओपोजिशन फ्रॉम द हिंदू ऑर्थोडॉक्स। कहते कि हालांकि इस काम के लिए उसको अपने ही धर्म के लोगों से, हिंदू लोगों से बहुत सारे ओपोजिशन मिले, बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। इट वाज फाइनली इन 1828 दैट लॉर्ड विलियम बेंटिक, द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटेन, डिक्लेयर्ड सती इलीगल। कहते कि कुछ राजा राम मोहन राय की एफर्ट्स थे, जो एजुकेशनिस्ट हुए थे, तो उनके एफर्ट्स के द्वारा फाइनली जो हमारे इंडिया के सबसे सबसे बड़ी पोजीशन पर थे गवर्नर जनरल, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के थे, जिनका नाम विलियम बेंटिक था। उस टाइम पे हमारे इंडिया में कोई प्रेसिडेंट या पीएम नहीं हुआ करता था। जैसे आज हमारे इंडिया में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर प्रेसिडेंट होता है, उस वक्त हमारे इंडिया को चलाने वाली जो सरकार थी वो ब्रिटेन सरकार थी।
और ब्रिटेन सरकार के जो लोग होते थे वही गवर्नर जनरल बनते थे, और गवर्नर जनरल जो था वो सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी एक देश के अंदर। ठीक है, तो 1828 में राजा राम मोहन राय और कुछ और लोग जो थे उनके एफर्ट से जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था उसने ये कानून पास कर दिया कि जो सती है वो इलीगल है। मतलब क्या है, वो एक गैर कानूनी है, कि अगर कोई भी इस गैर कानूनी काम को करता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। द ऑर्थोडॉक्सी फाइल्ड अ petition to the British government against this order, and in response Raja Ram Mohan Roy filed a counter petition। कहते कि इसके लिए अब सिर्फ उसी के कहने से कौन सा वो लोग मान जाते, तो जो ऑर्थोडॉक्सी थे, जो पुराणिक जो लोग थे, पुराने मत के लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस ऑर्डर के खिलाफ एक पेटिशन डाल दी। ठीक है, एक प्रार्थना पत्र डाल दिया कि आप इस ऑर्डर को ख़त्म करें, ये हमारे धर्म और परंपरा को तोड़ रहा है। लेकिन इसके जवाब में जो राजा राम मोहन राय, जो कि खुद एक ब्राह्मण थे, सबसे हाईएस्ट पोजीशन हुआ करती थी उस टाइम ब्राह्मण की, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक और पिटीशन डाल दी कि नहीं, ये जो है ये इन लोगों ने खुद से बनाई हुई प्रैक्टिसेस हैं, किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसे ख़त्म ही कर डालें। तो राजा राम मोहन राय के उन एफर्ट्स की वजह से देखिए फिर क्या फैसला होता है। बोथ द ग्रुप्स यूज्ड एंशियंट हिंदू टेक्स्ट टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट। तो दोनों ग्रुप्स के आर्गूमेंट हुए। ठीक है, जिसमें उन्होंने भी मतलब धर्म से जुड़ी हुई बातों के बारे में कहा कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। राजा राम मोहन राय जो एक अच्छे लेवल के पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने भी धर्म के नाम पर ही उनके साथ आर्गूमेंट किया और धर्म से जुड़ी हुई बातों को बताया कि किसी भी धर्म में औरत को जिंदा जलाने की बात नहीं कही गई। फाइनली द पिटिशन फाइल्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स वाज रिजेक्टेड। तो जो एक एप्लीकेशन ऑर्थोडॉक्सीज ने डाली थी वो रिजेक्ट कर दी गई, और जो राजा राम मोहन राय ने डाली थी वो एक्सेप्ट कर ली गई। क्लियर, तो ये तो था सती को बैन करवाया। नेक्स्ट देखिए, जो अगली बुराई थी वो क्या थी, विडोरी मैरिज। टिल द 19th century द लाइफ ऑफ ए विडो वाज करेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम माइजरी। 19th सेंचुरी तक जो विधवा की ज़िंदगी होती थी, अब देखो पहले तो उस विधवा को मार ही दिया जाता था, साथ के जला दिया जाता था, लेकिन अब उसी समाज ने विधवा को ऐसे ही एक्सेप्ट थोड़ी कर लिया, फिर विधवा के लिए कांटों भरा जीवन बना दिया कि ये अपने जीवन से इतनी दुखी हो जाए कि खुद ब खुद ही मर जाए, ताकि जो हमारी परंपरा है ना वो चलती रहे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो विडो की लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा दुखों और कष्टों से भरी हुई थी। They were looked down upon the society as they were considered unauspicious। कहते कि सोसाइटी में उनको इस तरीके से देखा जाता था, सोसाइटी के अंदर उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं होती थी, उनको इस तरीके से देखा जाता था जैसे उन्होंने पता नहीं कितना बड़ा अपराध किया हो। A strict code of conduct was forced upon them, which comprised of shaving their heads, wearing only white, as well as giving up all forms of adornment including jewelry। कहते कि वही लोग जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवा दिया, लेकिन उस औरत को इतना शर्मिंदा करते थे उसकी लाइफ के ऊपर भी कि वो शर्मिंदा होकर खुद से ही मर जाए। मतलब हर हालत में वो उसे मारने पर ही तुले हुए थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कुछ ऐसे सख्त नियम बना दिए कि जिससे शर्मिंदा होकर वो खुद बेचारी अंदर ही अंदर मर जाए। उसके लिए वो क्या करते थे, उसका जो हेड था वो पूरा शेव मतलब कर दिया जाता था, पूरे बाल उसके सिर से उतार दिए जाते थे उसको गंजा करके, और सिर्फ सफ़ेद कपड़े पूरी उम्र भर वो किसी गहने को या कलरफुल चीज़ को नहीं पहन सकती थी। पूरी उम्र अपना गंजा सिर वाइट कपड़ों से ढक कर ही उसे रखना पड़ता था, और वाइट कपड़े ही पहनने पड़ते थे।
तो ऐसी एक कठिन लाइफ उन्होंने उसके लिए बना दी थी ताकि वो मतलब ख़त्म हो सके। मोर इम्पोर्टेंटली दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि उन औरतों को दोबारा शादी करने का कोई हक नहीं था। वो ऐसे ही नर्क भरी ज़िंदगी को जीने के लिए मजबूर थी। बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज देर वर मैनी यंग विडोज़ इन द कंट्री। कहते कि अब मैरिज भी क्या होती थी, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की छोटी सी एज में ही उनकी मैरिज कर दी जाती थी। और चाइल्ड मैरिज की वजह से बहुत सारी ऐसी विडोज़ थी जो काफ़ी यंग एज में थी। यंग एज मतलब 20-21 साल की जो उम्र होती थी, ठीक है, उसमें तो वो विडो हो जाती थी। तब तक उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती तो वो विडो बन जाया करती थी। An important reformer who challenged the social norms of the period was पंडिता रामाबाई। और कहते कि इसके लिए सबसे पहला जो रिफॉर्मर, अगर हम बात करें समाज सुधारक, इसके लिए जिसने सबसे पहले इन नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठीक है, तो वो कौन था? वो एक औरत थी जिसका नाम पंडिता रामाबाई था। Many other reformers also challenged the orthodoxy। और पंडिता रामाबाई का साथ देने के लिए बहुत सारे और लोग भी थे, समाज सुधारक थे, जिन्होंने उन ऑर्थोडॉक्सीज का विरोध किया। सम ऑफ देम व राजा राम मोहन रॉय। एक तो उनमें से राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने सती का अंत करवाया। उसके बाद जो मिसबिहेव कोड ऑफ कंडक्ट था विडो के साथ, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। और थे दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इन लोगों ने भी इसका साथ दिया और इन सब बातों को गलत ठहराया। दे अटैक्ड द कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन द विडोज। उन्होंने डायरेक्टली इस कोड ऑफ कंडक्ट को बंद करने के लिए आवाज़ उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड द विडो रीमैरिज बिल। तो सबसे ज़्यादा जो एफर्ट किए इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के थे। इट वॉज थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर दैट द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन 1856। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो सती प्रथा थी उसका एंड हो गया 1829 के करीब। उसके बाद विडो के साथ बहुत बुरी हालत थी। तो अब विडो रीमैरिज का जो एक्ट था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से पास करवाया गया। कब? 1856 में। यानी कि अब अधिकार मिल गया था कि जो विडो थी वो दोबारा मैरिज करके अपनी ज़िंदगी को जी सकती थी। ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर एंड रिफॉर्मर हु मैरिड अ विडो। तो कहते हैं कि वो खुद एक संस्कृत स्कॉलर थे, संस्कृत के विद्वान थे और एक समाज सुधारक थे जिन्होंने खुद एक विडो से यानी कि एक विधवा औरत से विवाह किया था ताकि समाज में इस बुराई को ख़त्म किया जा सके। ही हैड टू फेस अ लॉट ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द सोसाइटी। तो जब उसने ऐसा काम किया, एक विडो से दोबारा विवाह किया, तो सोसाइटी से उसको बहुत सारे अपोजिशन यानी कि बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ा। जस्टिस राणा डे, कंडुकुरी वीरा सेलिंगम, बेहरामी मालापरी एंड ज्योतिबा फूले वर अदर रिफॉर्मर्स हु वर्कड फॉर द कॉज। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का साथ दिया और इस जो विडो थी उसके रीमैरिज के लिए उन्होंने एफर्ट्स किए कि रीमैरिज होनी चाहिए। Many of them started many widow homes and schools as they believed that education was the only way to improve their condition। तो बहुत सारे लोगों ने इसके लिए क्या बनाए? विडो होम्स यानी कि विधवा आश्रम बनाए ताकि अगर लोग अपने घरों में उनको नहीं रखते
तो वो उन आश्रमों में आके रह सकती थी और उनके लिए स्कूल्स की व्यवस्था करवाई ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि उनको पता था सिर्फ एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो उनकी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है हम नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ द चाइल्ड रीमैरिज। ओके, तो जितना भी आज आपको पढ़ाया गया है मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आज फाइंड आउट करेंगे।